ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। भगवान करे कि आपका मन और ज्यादा पढ़ाई में लगे और मन लगाकर आप पढ़ाई करो। भगवान करे कि आपका ध्यान व्हाट्सएप, एसएमएस, फोन कॉल से कम हो जाए। बेटे अब ये जो गिने चुने दिन रह गए ना आपके पेपर्स के लिए, इनको मन लगाकर इस्तेमाल करो, पास हो जाओ बेटे। फिर बार बार वो 25 अगस्त और बेटे 25 फरवरी का चक्कर खत्म ही हो जाएगा बेटे। हर रोज दिवाली आप मना सकते हैं। मेरे पास फेस टू फेस के बच्चे बहुत आते हैं बेटे, मैं लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे प्यार है बेटे बस आपसे, मैं क्या बताऊँ। वो सब बच्चे मेरे आसपास बैठते हैं फेस टू फेस के, लेकिन वो मेरे इतने दिल में नहीं रहते जितने आप रहते हो बेटे। आप दूर हो ना, इसलिए क्या करूं, मेरे को आपसे प्यार हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, सभी 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 लोग महफिल महफिल में नहीं बुलाए जाते। आह 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 आह, सभी लोग महफिल में नहीं बुलाए जाते। फंक्शन हो तो सभी को थोड़ी बुलाते हैं। कुछ 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 लोग कुछ लोग पास रहकर भी या दूर रहकर भी, कुछ लोग दूर रहकर भी नहीं भुलाए जाते। बेटे आप दूर हो लेकिन मेरे दिल में हो यार। आप इतनी दूर से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो। भगवान मदद करता है जो हिम्मत करता है, ईमानदारी से आलस्य को छोड़ देता है। उत्तिष्ठा, उठो, चलंती, चलो चलो, तब तक चलते रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। तो बेटे आपको अपना एक लक्ष्य, एक ड्रीम बनाना है। वो ड्रीम आपका होना चाहिए सपना। मेरे सपने होंगे अपने। लेक्चर नंबर 20 इन्हीं बातों के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जी, लेक्चर 20 बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं। हाउ विल यू डील, हाउ यू विल डील विद internally generated intangible assets. How you will deal with internally generated assets, how you will deal with internally generated assets in books of accounts, in बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरनली जनरेटेड एसेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करोगे। बेटे बहुत बार आया है, लेकिन मैं अब दिसंबर 2014 की सीरीज शुरू कर चुका हूं। बेटे दिसंबर 2013 खत्म हुआ, जून 2014 खत्म हुआ, अब हम आ गए दिसंबर 2014 और देख लीजिए 20वां नंबर है। इसका मतलब 19 पार्ट 2 अटेम्प्ट में आए। इसका मतलब 8 जो पार्ट हर बार आपको थ्योरी में आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार स्टडी मटेरियल तो खोल ही लें, क्योंकि बेटे कुछ चीजें आज मुझे स्टडी से भी बतानी है, स्टडी मटेरियल से भी बतानी है। तो आइए जी, ये देखिए जी 20 नंबर, हाउ विल यू डील with internally generated intangible assets, how will you deal with internally generated intangible assets in the books of accounts, December 2014। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं 50 लेक्चर आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है। मैं चाहता हूं कि आपके माता पिता के सपने पूरे हो। बेटे वो तपस्या कर रहे हैं, आपकी मम्मी ने तो कितनी बार व्रत तक रख लिए और आपको बताया तक नहीं, आपके लिए रखे। वो चाहते हैं कि आप जल्दी से सेट हो जाएं, लाइफ में सेटल हो जाएं, विवाह कर लें और लाइफ को अच्छा जिए।
तो बेटे उनके सपने मेरे सपने। आइए प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लें। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन करें और मैं तब तक भगवान को थोड़ा याद करूंगा। ज्यादा आइए जी, आइए। मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब अपनी स्टडी को भी ओपन कर लें। स्टडी मटेरियल से भी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे स्टडी को ओपन कर लें। पेज नंबर 337 ओपन करना है स्टडी मटेरियल का। अगर आप खोलना चाहें तो स्टडी को खोल लीजिए बेटे। बड़ी बड़ी अच्छी बात आज मैंने आपको आप ही की स्टडी से बता दी है। बेटे मैंने आपके लिए चैप्टर भी खोल दिया और स्टडी की सॉफ्ट कॉपी भी आपके सामने रख दी। ये देखिए जी, इंटरनली जनरेटेड एसेट की बातें कुछ यहाँ पे की हुई हैं। ये मैंने आपके लिए ही खोला है बेटे, आपके लिए ही, आप ही की स्टडी आप ही को बताना चाह रहा हूं कि आपके पेपर में अभी है, आपके स्टडी में है। आज हम उसी की बातें करेंगे। खोल लीजिए, तब तक मैं शुरू करूं। मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा और क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एक बात समझ आ रही है बेटा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ विल यू डील विद इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट्स। आप इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिसंबर 2014। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बेटे एसेट्स एज पर शेड्यूल 3 of Companies Act 2013, assets as per Schedule 3 of Companies Act 2013। बेटे दो तरह से बाइफिकेट हो रहे हैं, दो तरह से। पहली बात नॉन करंट एसेट्स, अगर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा हो, और दूसरे बेटे करंट एसेट्स। और बेटे नॉन करंट एसेट्स में दो कैटेगरीज मेनली बन रही हैं, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल।
आराम से बेटे मैं बिल्कुल नीचे से लेकर बेटे ऊपर तक पहुंचूंगा। मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने गुडविल और शेयर्स का चैप्टर किया ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप तो बस मेरे ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसलिए मैं भगवान को साक्षी मानकर सब चीजें बताऊंगा। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं, एसेट्स क्या होते हैं पहले तो ये बताइए। चलिए और नीचे से चलें, एसेट्स कौन कौन से होते हैं बेटे। बेटे ऐसे एसेट्स, एसेट्स होते क्या हैं जिनसे आपको लगता है कि फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस 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 क्लेम्स फ्रॉम विच यू थिंक, those claims, ऐसी बातें from which you think you can get, you can get, you can get some benefits। आपको लगता है कि आपके पास ये मशीनरी है और फ्यूचर में आप इससे बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका नाम हल्दीराम भुजिया वाला है और आप इस नाम से भविष्य में कमा सकते हैं। आप रैन बैक्सी के यहाँ पर हैं और आपके पास एक फॉर्मूला है जो कैंसर की दवाई है। आपको लगता है उससे आप फ्यूचर एंड बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। सो दीज आर एक्शनेबल क्लेम्स एज पर IFRS। तो मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं बेटे। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जिनको हम टच कर सकते हैं, उनका नाम है बेटे टेंजिबल एसेट्स। दोज एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये पेन है, पेन को मैं टच कर सकता हूं, टेंजिबल है। स्वेटर है, टच कर सकता हूं, टेंजिबल है। अपने आप को टच कर सकता हूं, टेंजिबल है। लेकिन बेटे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इस रिकॉर्डिंग रूम में, इलेक्ट्रिसिटी को मैं टच नहीं कर सकता, फील कर सकता हूं। अगर मैं सॉकेट में उंगली डालूं और बटन ऑन कर दूं तो मैं फील कर सकता हूं, टच नहीं कर सकता। एक लड़के को लड़की के साथ बैठे हुए देख सकता हूं, लेकिन उनके बीच में क्या चल रहा है, आंख मटक्का नहीं टच कर सकता, फील कर सकता। तो बेटे जो एसेट्स टच ना हो सके उनका नाम है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स बेटे हमारे यहाँ कंपनी अकाउंट्स में एक चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड intangible assets। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड intangible assets ये चैप्टर है और इसी चैप्टर में से ये बात आपसे पूछी हुई है। अब मैं आ गया जी intangible assets। दो तरह के होते हैं बेटा, देखो कहां से शुरू किया था। intangible assets are of टू टाइप्स। इनटेंजिबल एसेट्स दो तरह के होते हैं बेटे, एक को हम कहते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। बेटे एक तो वो होते हैं जो हमने खुद बनाए, खुद जनरेट किए, गुडविल खुद बनाई, विश्वास खुद बनाया, ट्रस्ट डेवलप किया, ट्रेडमार्क हमने कुछ नया फॉर्मूला लेक्चर किया, कॉपीराइट किया, हमने हमने पेटेंट्स बनाए, ट्रेडमार्क्स बनाए, खुद किए, एक बाजार से खरीद लिए। इसको बोलते हैं बेटे एक्सटर्नली जनरेटेड एसेट्स। बेटे जैसे एमैलगमेशन की, सेल ऑफ बिजनेस किया, परचेज कर लिया। मैं इस समय एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा। इंटेंजिबल एसेट्स या तो आप खुद डेवलप कर सकते हो, खुद मेहनत कर सकते हो, खुद उसके बाद उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। और बेटे कुछ ऐसे होते हैं जो आप बाहर से खरीदते हैं, होते तो वही है। गुडविल आप खुद 20 साल से मेहनत करें, ईमानदारी से CS की प्रैक्टिस करें, सबको अच्छी सर्विसेज दें, तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। उसको कहते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। तो बेटे एग्जांपल्स बता रहा हूं, गुडविल। अब गुडविल कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों हो सकते हैं बेटे। गुडविल बेटे उसके बाद पेटेंट्स। आपने कोई दवाई का फॉर्मूला बना दिया, पेटेंट।
पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। बेटे अब यही चीजें एक्सटर्नली भी हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इंटरनली, तो मैं बताने जा रहा हूं इंटरनली का क्या करेंगे। बेटे एक बात तो समझ आती है, इंटरनली का मतलब है जो आपने खुद रिसर्च की, खुद डेवलप किए, बाहर से नहीं खरीदे। अच्छा जब आपने रिसर्च की, जब आपने अच्छा काम किया, जब आपने अपनी गुडविल मेंटेन की, जब आपने पेटेंट बनाया, तो बेटे मटेरियल खरीदा होगा क्या, रिसर्च करने के लिए लेबर लगाई होगी, साइंटिस्ट होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते ही जा रहे हो, और वो अलाउड भी है सेक्शन 28 टू 44 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पीजीबीपी, पीजीबीपी, पीजीबीपी। तो बेटे हम आज ये बात सीख रहे हैं कि जो भी आपने इंटरनली जनरेटेड एसेट को डेवलप किया, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं करेंगे। क्यों? लॉजिक है, क्योंकि वो जो आपने डेवलप किया, उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल, लेबर वगैरह हुआ, वो तो आपको पहले से ही डिडक्टेबल एक्सपेंस के रूप में मिल चुका है, और वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट भी कर दिया है। तो इंटरनली जनरेटेड intangible assets should not be recognized in books of accounts। लेकिन एक इसमें मैं टिप्पणी करूंगा। बेटे आप एक चीज बताइए मुझको ईमानदारी से, जो इंटरनली एसेट्स हैं, अगर आप सच में सीरियस हैं, तो मैं पहली बात तो कह रहा हूं विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड नहीं करने चाहिए। स्पेशली गुडविल तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्मूला, कोई पेटेंट, कोई नया कंसेप्ट निकाला है, आप रैन बैक्सी लेबोरेटरीज में काम करते हैं, और रैन बैक्सी का नाम सबने सुना होगा, बेटे दवाइयां बनाते, इन्होंने एक दवाई निकाली है या उसकी रिसर्च कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, बेटे एक एएस है, अगर आपको एएस डिटेल में करनी हो 26, तो आप मेरी एएस की क्लासेस जरूर देखें, मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दी है। बेटे एएस 26 ये कहती है कि अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट इंटरनली जनरेट कर रहे हो, तो आप क्या करो, पहले उसको बाइफिकेट करो कि रिसर्च रिसर्च फेज और दूसरा डेवलपमेंट फेज। इसका मतलब इफ एनी एसेट, इफ एनी इंटेंजिबल एसेट इज डेवलप्ड बाय यू, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड एसेट तो आप ही डेवलप करेंगे, तो उसके दो फेजेस होते हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयां निकालने का फॉर्मूला सोच रहे हैं, बेटे जो भी खर्चा रिसर्च फेज में होता है, उसको तो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटे प्रूडेंस कंसेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है, आपको पता ही नहीं है कि अभी कुछ निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, तो बिना बात का एसेट क्यों शो करें। हाँ, अगर आप डेवलपमेंट फेज में पहुंच जाते हो, भाई दवाई दवाई की रिसर्च की, अब हम उसको 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 डेवलप करने में जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट फेज में अगर आप पहुंच जाते हो और कुछ शर्तों को पूरा करते हो, if you reach at development stage and you fulfill some conditions, अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी कर दो, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो ढीला ढीला बैठा था, उसने कहा ये चैप्टर ही वैसे छोड़ दिया है, ये मास्टर तो पता नहीं क्या बोलता जा रहा है, बक 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 करता जा रहा है। नहीं बेटे, मैं नहीं करता, लो बेटे छोड़ दिया। बेटे मैंने एसेट से शुरू किया, शेड्यूल 3 से शुरू किया, कंपनीज एक्ट 2013 से शुरू किया, फिर टेंजिबल एसेट्स बताए, फिर इनटेंजिबल एसेट्स बताए, फिर इनटेंजिबल में दो कैटेगरीज बताई, फिर इंटरनली जनरेटेड बताया, फिर मैंने कहा प्राइमा फेसी इंटरनली जनरेटेड एसेट अगर गुडविल है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना महापाप है, उसका लॉजिक भी बताया। एक बच्चा कहता पेपर में क्या लिखेंगे मास्टर ये बता,
बेटे स्लाइड्स बनाई है, 1 मिनट रुको तो सही ना मेरे बच्चे, सब बताऊंगा यार, आप बस 2 मिनट ध्यान से देख तो लो। अब मैं आ रहा हूं कि आपने कोई फॉर्मूला, कोई नया लॉजिक, कोई नई राइट निकाल ली, तो बेटे उस फॉर्मूले के दो फेजेस हो सकते हैं। पहले तो एकदम तो आया नहीं होगा, भगवान थोड़ी देगा आके, पहले रिसर्च हुई होगी और फिर डेवलप हुआ होगा, पहले रिसर्च हुई होगी और फिर डेवलप हुआ होगा। बेटे रिसर्च स्टेज तक तो जितने भी खर्चे, आप उस एसेट को आप कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि पता थोड़ी है कि आगे वो डेवलप हो ही जाएगा। हाँ, अगर रिसर्च फेज से निकलकर वो डेवलपमेंट फेज में आ गया, इसका मतलब कुछ अब अंदेशा है, कुछ आशा है, आशा है कि वो एसेट बन ही जाएगा। लेकिन उस केस में भी कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई हमारी इंटेंशन है कि हम उस एसेट को कंप्लीट करेंगे, हमें लगता है कि उससे प्रोडक्शन हो सकती है, हमें यह भी लगता है कि वो टेक्निकली फिजिबल है। तो वो 5-6 शर्तें अभी लिखवाऊंगा, अगर वो 5-6 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो डेवलपमेंट फेज पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो उस केस में इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अगर डिटेल में और समझना हो तो मेरा लेक्चर AS 26 के ऊपर भी अपलोडेड है, आप उसको भी देखें, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। 5 नंबर के लिए जो बताना था समझा, अब आप लिख ले, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की, लिख लें, मुझे अच्छा लगेगा। ये लीजिए, शॉर्ट नोट, कमेंट और डिस्टिंग्विश बिटवीन लेक्चर 20, हाउ विल यू डील with internally generated intangible assets in the books of accounts? How will you deal with internally generated intangible assets in the books of accounts? दिसंबर 2014 में आया था जी, बिल्कुल लिखेंगे। अभी स्टडी मटेरियल भी खोल लीजिए, वहां से भी देखेंगे। बट मेरा मानना है कि मैंने इतने 3-4 पेजेस स्टडी के पढ़े, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने वहां से पढ़े और फिर उसका क्रक्स लिखा। बेटे अगर आप क्रक्स लिख लोगे ना तो फायदे में रहोगे, आगे आप बड़े समझदार तो हो ही, मुझे पता है, लेकिन कहते हैं पढ़ाई में ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती। प्लीज सब बच्चे कमर सीधी करो, अगर आपने नहीं लिखा ना तो आप समझ लो आज रात को नींद नहीं आनी आपको अच्छी तरह से, भगवान को मैं यही कह रहा हूं, प्लीज लिखे। ए पॉइंट, intangible assets are capital assets having no physical existence। पहली बात आराम से लिखना है, सारा लिखना है, सभी ने लिखना है। intangible assets are those assets having no physical existence। बेटे intangible assets वो वाले assets होते हैं जिनकी कोई अपने में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे भूत भूतनिया चुड़ैले, बेटे उनकी फिजिकल बॉडी थोड़ी होती है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं अंधेरों में। भूतनिया, भूत, हवेली, महल, हवा महल, कुछ तो है, कोई है तो सही, लेकिन वो आत्मा है, आत्मा जो भटक रही है, उसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने कसम चढ़ाई है, अगर आपने ना लिखा तो कसम चढ़ा चुको, कमर सीधी रखना। गिव्स स्पेसिफिक राइट्स टू द होल्डर्स। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। बेटे ये राइट देते हैं होल्डर्स को, गिव्स स्पेसिफिक राइट्स to the holders over several future years। भविष्य काल तक, अनंत काल तक आपके पास राइट आ जाएगी। अगर आप CS कर लेते हैं तो बेटे CS करने से आपके पास राइट आ जाएगी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो अनंत काल तक आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो CS की डिग्री हासिल करना भी एक इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट फीचर लिखिए बेटे, नीड फॉर यूज, हेल्प, हेल्ड, हेल्ड है बेटे, नीड नहीं है, मेरी गलती है, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटे उनको हम रखते हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, हम रख रहे हैं क्योंकि हम उससे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। identifiable as non-monetary assets, identifiable as non-monetary assets। बेटे सारे के सारे non-monetary assets होते हैं। creates future value, सी पॉइंट में आ जाइए, एज 26 डील्स विद intangible assets। बेटे शॉर्ट नोट आया, हाउ यू विल ट्रीट इंटरनली जनरेटेड assets, intangible assets। Intangible assets can be D point internally generated or externally generated, internally generated or externally generated। तो बेटे इंटेंजिबल एसेट्स इंटरनली और एक्सटर्नली जनरेटेड होते हैं। ई पॉइंट, internally generated goodwill should not be recognized as an asset। पहली बात, अगर गुडविल आपने खुद मेहनत से बनाई है, 20-25 साल की मेहनत की है और बनाई है, तो उसको एसेट आप कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लॉजिक बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एफ पॉइंट, टू असेस, गुडविल को छोड़कर बाकी जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं उनको हम देखें कि हमें रिकॉग्नाइज करने या नहीं। टू असेस वेदर एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स meet the criteria for recognition, meet the criteria for recognition, an enterprise classifies, an enterprise classifies the generation into two categories। बेटे दो कैटेगरी में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, एक है रिसर्च फेज और एक है डेवलपमेंट फेज। बेटे पहले रिसर्च होती है फिर डेवलपमेंट होती है। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो था शायद पहले डेवलपमेंट होती है फिर रिसर्च होती है, थप्पड़ मारो ना उसके, पहले रिसर्च होती है फिर डेवलपमेंट होती है, पहले रिसर्च होती है फिर डेवलपमेंट होती है। रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज। आगे लिखें जी, जी पॉइंट, no intangible asset arising from research should be recognized as per prudence concept। मतलब क्या हुआ, आपका 31 मार्च आ गया और आपकी रिसर्च चल रही है अभी किसी दवाई के ऊपर, तो आप क्या उस पेटेंट को अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं। वी कैन नॉट शो दैट दवाई फॉर्मूला इन द बैलेंस शीट इफ दैट दवाई फॉर्मूला इज अप टू रिसर्च फेज। जी पॉइंट के बाद लिखे एग्जांपल है बेटे, एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, expenses for obtaining new knowledge, expenses for search for alternative of materials, processes। H point, an intangible asset arising from development। मतलब रिसर्च हो चुकी, हमें लगता है कि अब ये एसिड हमें बन सकता है, अब हम उसको डेवलप कर रहे हैं, should be recognized, but वो तभी recognize हो सकता है if following conditions, अगर शर्तें पूरी कर दी गई। आप लिख रहे हैं ना बेटा, बेटे लिखते रहना, मेरे को आप पे विश्वास है कि आप लिख रहे हैं, खाली वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे। कसम चढ़ा चुका हूं मैं आपको विद्या माता की। बेटे कमर सीधी रखिए, आप ढीले मत बैठिए मेरे बच्चे, पानी की बोतल साथ में रखिए, पानी पीजिए, उठना नहीं है बेटे, पूरे लेक्चर्स देखने, ढीले मत पढ़ो, लिखो। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशन 1, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट, आपकी नियत उसको कंप्लीट करने की है,
कंडीशन टू एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। आपके पास काबिलियत है कि आप उस इंटेंजिबल एसेट को यूज कर सकते हो या बेच सकते हो। टेक्निकल फिजिबिलिटी है, पता चले टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, अगर सारी कंडीशंस पूरी हैं देन ओनली देन ओनली देन ओनली देन ओनली यू कैन यू कैन यू कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है जी। कंडीशन फॉर एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर, हमें पता है कि कितना खर्चा उसमें हो जाएगा। तो अगर ये चारों बातें पूरी हो जाए, इंटेंशन टू यूज, इंटेंशन टू सेल, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड एबिलिटी टू फाइंड आउट हाउ मच एक्सपेंसेस विल बी देयर, देन कॉस्ट, देन इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा वो बताया बेटे, आई पॉइंट इस क्वेश्चन से नहीं है फिर भी लिख लें। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट comprises of, cost of intangible asset comprises of, cost of intangible assets comprises of all the expenditures, all the expenditures that can be directly attributable or allocated। बेटे मेहनत की है, बस भावना एक ही थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं फायदा पहुंचा पाऊं। स्टडी मटेरियल भी मैंने ओपन कर दी बेटे, आप ही के इंस्टीट्यूट की स्टडी है, पेज 337 है बेटे। बेटे आपके लिए पहले मैं यहाँ गया, पढ़ा, समरी बनाई, डायग्राम्स बनाए और आपके सामने स्लाइड्स बनाकर पेश हो गया। भावना थी कि आपको सब समझ आ जाए और आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करें। देखिए बेटे लिखा है कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहां पर ये बताया गया है कि आपको ये देखिए बेटा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल ट्रीटमेंट क्या करनी है, रिसर्च फेज क्या होता है, डेवलपमेंट फेज क्या होता है, रिसर्च फेज में क्या करेंगे, गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो बेटे मैंने सारे 4-5 पेज पढ़े और आपके लिए प्रिपेयर किए। बेटे ये मेरी बुक में नहीं था इसलिए मैंने स्लाइड प्रिपेयर की। तो प्लीज आप सभी इतना भी कर लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं, आप मन लगाकर पढ़ाई करें, भगवान मदद करता है, 100% मदद करता है, लेकिन हमें पहले खुद की मदद करनी है। सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे अभी अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं बेटे, फिर मिलते हैं।